हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास जैन। स्टूडेंट्स, ये आज हमारा 23rd लेक्चर है। इस लेक्चर में हम रीड आउट करेंगे सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। ये हमारे पास 6 जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से इस चैप्टर को रीड आउट करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो मेरे पास ये है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन मतलब ये टर्म जो डिफाइन कर रहा है यहां पर कि सेल्फ मतलब खुद में ही इंड्यूस कर रहा है किसी वैल्यू को। लाइक कौन सी वैल्यू को? ईएमएफ या फिर करंट। हमने कल तक जो हमारा लास्ट लेक्चर था 22nd, उसमें हमने स्टूडेंट्स क्या रीड आउट किया था कि अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड एरिया या मैं ओरिएंटेशन चेंज करूं कॉइल का विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो मेरे पास वहां पर एक करंट इंड्यूस हो गया था। फिर हमने एक देखो लास्ट में एक 22nd लेक्चर में ही मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव किया था। तो जब मैं कंडक्टर को मूव कर रहा था तो कंडक्टर में क्या हो गया था? मेरे पास मोशन था। मोशन की वजह से एरिया चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ और ईएमएफ इंड्यूस हो गया था पीक्यू कंडक्टर में, ठीक है। तो सेम ऐसा ही यहां पर मैं इंडक्शन भी होगा यहां पर, बट खुद में। तो वो खुद में इंडक्शन कैसे हो सकता है उसको स्टडी करते हैं। उसके लिए मेरे पास है यहां पर ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है या कॉइल है और इससे मैंने कनेक्ट कर रखा है एक बैटरी को। ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड। मैं जैसे ही स्विच ऑन करूंगा, यहां पर मान लो कहीं भी एक स्विच है, हम कंसीडर कर लेते हैं ये बैटरी से कनेक्टेड एक स्विच है। इस स्विच को मैंने ऑन किया, सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर गया, ठीक है। मैं कंसीडर कर लेता हूं अभी के लिए कि जो अपर लूप है उसमें करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है कि वो बिहेव कर रहा है ऐसे साउथ, ठीक है। तो मतलब जो हमारे पास अपर लूप है ये मैं कंसीडर कर लेता हूं, ये मेरे पास बॉटम में जो लूप है। अपर लूप में मैं कंसीडर कर लेता हूं ये बिहेव कर रहा है ऐसे साउथ, और जो लोअर लूप है ये बिहेव कर रहा है ऐसे नॉर्थ। कि लाइक इनमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऐसे फ्लो कर रहा है कि अपर लूप में हम कंसीडर कर लेते हैं कुछ साउथ है और बॉटम के लूप में नॉर्थ के जैसे करंट फ्लो कर रहा है यहां पर। तो मेरे पास यहां पर क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ये मेरे पास हो गया एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड और यहां पर मेरे पास ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? इनसाइड साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड मेरे पास नॉर्थ टू साउथ। तो मेरे पास यहां पर ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है? करंट फ्लो कर रहा है इस बैटरी का इस पर्टिकुलर सोलेनॉइड में, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर स्टूडेंट्स देखो क्या होगा कि जो सोलेनॉइड है इसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड किसका? इस पर्टिकुलर बैटरी का। मेरे पास यहां पर है L is the length of the solenoid, capital N is the number of turns in this solenoid। तो मेरे पास यहां पर मैं एक टर्म डिफाइन कर देता हूं स्मॉल n which is equals to capital N to the length। This is number per unit length, number per unit length, ठीक है। अब मेरे पास देखो जो अपर लूप है वो बिहेव कर रहा है ऐसे साउथ, लोअर लूप बिहेव कर रहा है ऐसे नॉर्थ। तो मेरे पास यहां पर क्या हो गया कि स्मॉल n इज कैपिटल N टू द कैपिटल L। मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ये लिंक कर रहा है इस पर्टिकुलर लूप के थ्रू। जो मेरे पास अपर लूप है इसके थ्रू ये मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर रहा है। इस लूप के पास कुछ ना कुछ एरिया भी है। तो मतलब यहां पर क्या होगा? एक ईएमएफ डेवलप होगा किसके अकॉर्डिंग? फैराडेस ने क्या कहा था कि अगर मेरे पास फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। उसके बाद EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो मेरे पास यहां पर वेरिएबल करंट को मैंने पास किया है, तो वेरिएबल करंट पास किया है तो यहां पर क्या होगा? मेरे पास EMF इंड्यूस होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल करंट। और कैसे इंड्यूस होगा? ऑपोजिट डायरेक्शंस में। वो किसके अकॉर्डिंग? लेंस लॉ के अकॉर्डिंग। लेंस ने क्या कहा था? ईएमएफ इंड्यूस होगा लूप में या कॉइल में, वो इंड्यूस कुछ ऐसे होगा
कि वो उस मैग्नेटिक फील्ड का ओपोज करेगा। तो मेरे पास जो अपर लूप है उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड उसका क्या करेगा, ओपोज करेगा यहां पे। ठीक है, तो मेरे पास यहां पर क्या हो गया, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो मेरे पास यहां पर है जो अपर लूप है, ये हो गया उसका एरिया वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो मेरे पास यहां पर थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री। और मेरे पास, मुझे पता है कि जो मेरे पास सोलेनोइड है, ठीक है, इसके इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये हमने 4th चैप्टर में रीड आउट किया था कि अगर मेरे पास कोई सोलेनोइड है, उसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तो उसमें क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। कैसे, जो एरिया है इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर रहा है। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, जो सोलेनोइड के अंदर है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। ये मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के एरिया के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा है और यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा उस ईएमएफ को मैं बोल दूंगा बैक ईएमएफ। ठीक है, हमने यहां पर क्या किया, ये हो गया ईएमएफ अप्लाइड इस डायरेक्शन में, और ये हो गया ईएमएफ इंड्यूस्ड बैकवर्ड डायरेक्शंस में। तो हो गया ई बैक एंड ई अप्लाइड। तो मेरे पास यहां पर है सेल्फ इंडक्टेंस, self induction is the phenomena in which back EMF is induced whenever a variable current is passed through the solenoid or coil. Self-inductance is the phenomena in which back EMF is induced whenever a variable current is passed through the solenoid or coil. एक कोयल और सोलेनोइड के थ्रू जब मैं करंट पास करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया के साथ लिंक करेगा और मेरे पास एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका नाम होगा बैक ईएमएफ। ठीक है, तो मेरे पास यहां पर होगा फ्लक्स इज इक्वल्स टू NBA for n number of turns, for n number of turns, n number of turns के लिए जो फ्लक्स है वो क्या होता था, B डॉट A एक लूप के लिए। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो उस वैल्यू को B डॉट A को मैं n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये वैल्यू हो गया NBA। अब मेरे पास यहां पर है फ्लक्स n और मेरे पास B क्या है, म्यू नॉट n इंटू I एन इंटू ए। ये जो करंट है ये वेरिएबल करंट है, मतलब जो बैटरी से मैं करंट सप्लाई कर रहा हूं ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये करंट वेरी कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक कर रहा है लूप के थ्रू या सोलेनोइड के थ्रू वो भी वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए मेरे पास ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेरे पास वेरी नहीं कर रहा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। क्यों, फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ इंड्यूस इज डी फाई बाई डी टी। अगर मेरे पास फ्लक्स टाइम के साथ चेंज कर रहा है तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर करंट सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड सेम, और जो भी लूप होगा उसका एरिया भी सेम, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इसलिए मेरे पास जो करंट है वो कैसा करंट है, वेरिएबल करंट। अब मेरे पास है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शंस इज माइनस डी फाई बाई डी टी। हमें पता है ईएमएफ इज माइनस डी फाई बाई डी टी। ये किसके अकॉर्डिंग, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मैं यहां पर क्या करूंगा, फ्लक्स की वैल्यू को इस वैल्यू में प्लग कर देंगे। तो मेरे पास यहां पे हुआ ईएमएफ इस ईएमएफ कौन सा, बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्यों, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में इंड्यूस हो रहा है उस पर्टिकुलर कॉइल या लूप में, और इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई, और फाई क्या है मेरे पास, एन बी, और बी क्या है, म्यू नॉट एन आई इनटू में ए। ये था ना मेरे पास वैल्यू कि
फ्लक्स इज इक्वल टू एन म्यू नॉट एन स्मॉल एन आई इंटू ए, और आई मेरे पास यहां पर वेरिएबल करंट है। तो देखो ना स्टूडेंट्स, यहां पर कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट वैल्यू है, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मेरे पास सोलिनॉइड में कोई भी मटेरियल नहीं है, वहां पर एयर है या फिर वैक्यूम है, तो म्यू नॉट भी कांस्टेंट, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, ए कैपिटल ए एरिया ऑफ द लूप, ये वैल्यू भी कांस्टेंट है। इन सब वैल्यू को मैं डिफरेंशिएशन से बाहर रख सकता हूं, तो मेरे पास ये वैल्यू हुआ माइनस एन म्यू नॉट एन ए डी आई बाई डी टी, ये मेरे पास क्या हो गया, बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कोइल। अब मेरे पास एक हेनरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा जो मेरे पास बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा एक कोइल में या सोलेनॉइड में, वो मेरे पास क्या होगा कि फ्लक्स के डायरेक्टली फ्लक्स उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू दी करंट पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर लूप और सोलेनॉइड। मतलब हेनरी ने कहा कि कोई भी लूप है या सोलेनॉइड है, उसके थ्रू जो फ्लक्स चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द करंट। तो मतलब अकॉर्डिंग टू हेनरी, according to the Henry, the magnetic flux through a solenoid or loop is directly proportional to the current passing through it। तो पास हेनरी ने कहा कि जो फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द आई, और यहां पर फाई क्या है, फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ये फाई है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और आई क्या हो गया यहां पर, वेरिएबल करंट थ्रू दैट पर्टिकुलर सोलेनॉइड जो कि पास कर रहा है करंट आई। देखो ये जो फ्लक्स है ना मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक, इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि एरिया के थ्रू जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे तो मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर एरिया के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। सेम एज इट इज, मान लो कोई एरिया है, ठीक है, उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब भी पास करेंगे क्या बोलेंगे उसे, मैग्नेटिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मेरे पास है फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आई, जैसे जैसे मैं करंट को चेंज करूंगा फ्लक्स भी चेंज करेगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन को, इसको डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल साइन है इसको रिमूव करेंगे तो मुझे एक कांस्टेंट मिल जाएगा। तो फाई इज इक्वल्स टू एल आई, वेयर एल इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, is coefficient of self induction or known as the constant of proportionality। कोई भी नाम रख लो इसको, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोल सकते हो एल को, और एल का एक टर्म मैंने डिफाइन कर दिया यहां पर, सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट। ये वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट एक पर्टिकुलर सोलेनॉइड के लिए, ठीक है, क्योंकि सोलेनॉइड्स में नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेंथ भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, तो ये वैल्यू और मीडियम भी चेंज कर सकते हैं, तो एल का वैल्यूज इन सब वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। अब मेरे पास है कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एल आई एंड ईएमएफ बैक इज माइनस डी फाई बाई डी टी। मैं फाई का वैल्यू फाई इक्वल्स टू एल आई यहां पे प्लग कर दूंगा, तो मेरे पास ये क्या होगा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ एल आई। मेरे पास यहां से अब क्या होगा कि एल कांस्टेंट है,
तो EMF बैक इज इक्वल्स टू माइनस L di/dt। ये मेरे पास क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन। तो बैक EMF हो गया माइनस L di/dt। अब मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर कर दूंगा। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन था उसमें क्या था, मेरे पास EMF बैक माइनस n म्यू नॉट स्मॉल n a di/dt। ये वैल्यू है माइनस n म्यू नॉट n a di/dt and this is equals to minus L di/dt माइनस n म्यू नॉट a n, और यहां से मेरे पास क्या होगा, di/dt से di/dt कैंसिल आउट, ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट, माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट, हेंस L इक्वल्स टू म्यू नॉट n कैपिटल N E। ये हो गया मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, म्यू नॉट n कैपिटल N इंटू A। और मेरे को पता है कि स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर द गिवन सोलेनॉइड, वेयर स्मॉल n is number of turns per unit length. This further implies that L is equals to mu naught n square A by L। ये जो कैपिटल N है इस वैल्यू को देखो मैं रिप्लेस कर देता हूं स्मॉल n से, वो इसलिए क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है उसको भी मैंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल L से, तो इस वैल्यू को अभी के लिए हम चेंज कर लेते हैं स्मॉल l से। ये क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सेम एज इट इज यहां भी, और एंड के एक्सप्रेशन में भी सेम, मैं यहां पे इसको चेंज कर देता हूं लाइक वेयर स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसमें कंफ्यूज मत होना दोनों लेंथ्स में, ये जो स्मॉल l है ये सोलेनोइड का लेंथ है, कैपिटल L ये मेरे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब कि एक जो कांस्टेंट हमें मिला था जब फ्लक्स चेंज करूंगा तो करंट चेंज करेगा, ठीक है, तो उसके लिए कांस्टेंट है। ये वैल्यू किस किस वैल्यू पर डिपेंड करेगा, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एरिया ऑफ द लूप, नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं पर्टिकुलर सोलेनोइड के लिए, ठीक है, और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब लेंथ में जितना कम रखूंगा L का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। अब मेरे पास है, अब मेरे को ना कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L को डिफाइन करना है, तो इसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, तो देखो स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल है कि सेकेंड इक्वेशन को चेक करो, EMF बैक इज माइनस L di/dt। अगर मैं इस इक्वेशन का मैग्नीट्यूड लूं लाइक L इज इक्वल्स टू EMF बैक टू द रेशियो ऑफ di/dt, तो मैं वहां से इसको डिफाइन कर सकता हूं, तो ये कुछ ऐसे होगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस coefficient of self inductance is defined as the back EMF developed across the terminals of coil or solenoid when current passing through coil or solenoid changes at the rate of 1 ampere per second।
coefficient of self-inductance L is defined as the back EMF developed across the terminals of a coil or solenoid when the current passing through the coil or solenoid changes at the rate of 1 ampere per second. Like इसको मैंने कैसे डिफाइन किया है, मेरे पास था स्टूडेंट्स EMF back is minus L di by dt. तो मैंने कैसे डिफाइन किया, L is EMF back to the di by dt. मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इस EMF बैक टू द रेशियो ऑफ di by dt. मतलब बैक EMF कैसे चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विच इज 1 एम्पियर पर सेकेंड. तो वो जो भी टर्म मिलेगा वो मेरे पास क्या होगा, सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L. जो सेल्फ इंडक्टेंस L है इसका SI यूनिट हमारे पास क्या रहेगा, हेनरी. क्यों? क्योंकि देखो जो हेनरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की, इस पे वर्क किया, तो हमने इसके जो SI यूनिट थी वो उनको डेडिकेट कर दिया. तो मेरे पास जो L है इसका SI यूनिट मेरे पास क्या होगा, हेनरी. SI यूनिट ऑफ L इज हेनरी. ठीक है. और अगर मान लो मेरे को डिफाइन करना हो 1 हेनरी, तो 1 हेनरी क्या होगा, 1 हेनरी. 1 हेनरी होगा अगर मेरे पास EMF बैक जो डेवलप होगा सोलेनॉइड में या लूप में या कोइल में, वो अगर 1 वोल्ट हो और उसका रेशियो टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, तो मैं कहूंगा कि जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है वो क्या है, 1 हेनरी. ठीक है. L इक्वल टू EMF बैक टू द di by dt. ठीक है. देखो ध्यान से, जो इक्वेशन है ना, L इक्वल टू EMF बैक टू द di by dt. EMF बैक क्या है, एक तरह से इंड्यूस्ड वोल्टेज है. ये अगर मेरे पास 1 वोल्ट है, di by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है. अगर करंट ऐसे चेंज हो रहा है लाइक 1 एम्पियर पर सेकेंड थ्रू दैट पर्टिकुलर लूप, सोलेनॉइड और कोइल, ठीक है, उनका जब मैं रेशियो रखूंगा जो भी वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, 1 हेनरी. तो मेरे पास हो गया सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन is said to be 1 Henry if back EMF of 1 volt is induced when current changes from the loop, when current changes from the loop or coil is 1 एम्पियर पर सेकेंड. तो मैं बोल सकता हूं कि जो EMF है वो क्या मेरे पास 1 वोल्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड, उनका रेशियो लेंगे, जो भी वैल्यू मिलेगा वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस मैं बोल सकता हूं 1 हेनरी है. ठीक है स्टूडेंट्स. अब मेरे पास देखो, अब मैं जब चार्ज को फ्लो कर रहा हूं, ठीक है, करंट मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है इस पर्टिकुलर सोलेनॉइड के थ्रू, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मतलब कि वो स्टोर हो रही है, मैं कुछ वर्क कर रहा हूं, EMF अप्लाइड मान लो इस डायरेक्शन में, तो EMF बैक इसके ऑपोजिट है, अपोज करेगा. लेंसलो ने कहा कि जो भी EMF इसके अंदर खुद डेवलप होगा वो क्या होगा, वही मेरे पास फिनोमेना सेल्फ इंडक्टेंस है. लाइक यहां पर मेरे पास जो EMF डेवलप हुआ टर्मिनल्स के क्रॉस वो ऑपोजिट है टू दी अप्लाइड EMF. तो मेरे पास क्या होगा कि मैं जब चार्ज को फ्लो करूंगा इस सोलेनॉइड में तो मेरे को कुछ वर्क करना होगा, वो वर्क मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इस सोलेनॉइड में इस या फिर कोइल में स्टोर हो जाएगा. ठीक है. तो मेरे पास क्या होगा, वो एनर्जी हम फाइंड आउट करते हैं सोलेनॉइड के लिए. ये सेम एज इट इज थोड़ा सा लिंक कर रहा है लाइक कैपेसिटर्स के जैसे. कैपेसिटर्स में क्या था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, बैटरी से कनेक्टेड था. ठीक है स्टूडेंट्स. वहां पर क्या था, जब चार्ज फ्लो कर रहा था मैंने स्मॉल चार्ज के लिए वर्क डन फाइंड आउट किया था, dW इज इक्वल्स टू dQ इनटू में V. वहां से मैंने एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू हाफ
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो सिमिलर ऐसा सा ही कुछ एक्सप्रेशन यहां भी मिलेगा, बट यहां पर मेरे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड में। तो जो एनर्जी होगी मैं फाइंड आउट कर लूंगा, और वो एनर्जी क्या होगी मेरे पास? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पर्टिकुलर सोलेनोइड विच इज कनेक्टेड टू ए पर्टिकुलर बैटरी। ठीक है, वो बैटरी कैसा? वो मेरे पास वेरिएबल करंट सेंड कर रहा है, तो मेरे पास फ्लक्स चेंज कर रहा है, क्योंकि करंट चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हेंस एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, और मेरे पास उसके अक्रॉस मेरे को कुछ वर्क करना होगा। जो भी हम वर्क करेंगे वो एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और वो एनर्जी होगी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो उसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं। इसको हम इंडक्टर भी बोल सकते हैं। एनर्जी stored in inductor। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। अब मेरे पास जो कोइल है, लूप है, ठीक है, उसके थ्रू करंट पास कर रहा हूं, कैसा? वेरिएबल। तो मेरे पास वहां पर एक एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा, वो फाइंड आउट करते हैं हम। तो हमें पता है डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ईएमएफ बैक इनटू में डी क्यू, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज मैं वहां पे ट्रांसफर कर रहा हूं, उसके लिए मैं एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। डी डब्ल्यू मतलब ये स्मॉल वर्क डन है। वर्क डन क्या होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर देखो क्या है? ईएमएफ बैक, वो एक्ट कर रहा है ऐसे पोटेंशियल। ठीक है, डी क्यू जो स्मॉल चार्ज ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मेरे को उसके लिए कुछ वर्क करना होगा ईएमएफ बैक के अगेंस्ट, उस चार्ज को उस सोलेनोइड में ट्रांसफर करने के लिए। तो मेरे को कुछ वर्क करना होगा। ठीक है, जो भी वर्क मैं करूंगा वो एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और उसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। अब मेरे को है यहां पर डी डब्ल्यू ईएमएफ बैक, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? एल डी आई। ये देखो ध्यान से, ईएमएफ बैक L equals to EMF back by di by dt, hence EMF back is equals to L into di by dt। तो वैल्यू हो गया L di by dt into dq। ये हो गया मेरे पास वर्क डन इन ट्रांसफरिंग ए स्मॉल चार्ज dq इन दैट पर्टिकुलर सोलेनोइड। ठीक है, EMF बैक के अगेंस्ट कुछ वर्क किया, वो वर्क एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। मेरे को वो टोटल वर्क फाइंड आउट करना है। मैं यहां पे अज्यूम कर लेता हूं कि टोटल जो चार्ज है, ठीक है, वो मैं, या करंट, ठीक है, चार्ज मतलब करंट फ्लो कर रहा है, वो मेरे को यहां पर चेक करना है। मान लो इनिशियली कोई भी करंट नहीं था, मतलब कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा था, बट मेरे को मैक्सिमम करंट आई नोट फ्लो करना है। लाइक मेरे को मैक्सिमम जो करंट है जो चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो यहां पे फ्लो करवाना है इस पर्टिकुलर सोलेनोइड में, मान लो क्यू नोट। ठीक है, तो मेरे पास जो करंट मैं फ्लो करवाऊंगा वो 0 टू आई नोट होगा। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं L डी आई डी क्यू बाई डी टी, एंड डी क्यू बाई डी टी इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट कैसे चेंज कर रहा है उस पर्टिकुलर सोलेनोइड में। तो डी क्यू बाई डी टी इज आई। मेरे पास है ये नेक्स्ट डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एल आई डी आई। ये हो गया स्मॉल वर्क डन। मेरे को टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा यहां पर? इंटीग्रेट। ये हो गया इंटीग्रेट फॉर 0 टू आई नोट करंट सेंड करना, एल आई डी आई फॉर ए पर्टिकुलर गिवन सोलेनोइड। एल इज द कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, स्मॉल एल। ठीक है, वो स्मॉल एल क्या है? लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। ये यहां पर एल कॉन्स्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर रख सकता हूं। तो मेरे पास हुआ एल एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 टू आई नॉट आई डी आई एंड दिस इक्वल्स टू एल। इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू हो गया एल आई नॉट स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा आई स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आई नॉट स्क्वायर बाई 2। तो मेरे पास जो ये टोटल वर्क मिला W, ये एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वो हो गया मेरे पास UM, मतलब मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। हेंस
total work done which is stored in the form of magnetic potential energy um is equals to half L I naught square, where um is magnetic potential एनर्जी। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मींस, इसका मैं स्टेटमेंट बता देता हूं, द करंट ग्रोस थ्रू इंडक्टर from 0 to I naught, the applied EMF does the work against back EMF and this work is completely converted into magnetic potential. This work is converted into magnetic potential energy. मतलब the current goes through the inductor from 0 to I naught. The applied EMF does the work against the back EMF, and this work is stored in the form of magnetic potential energy in that particular solenoid or that particular coil. ठीक है, तो मतलब जो भी मैं करंट पास करूंगा लाइक जीरो मतलब इनिशियल आई नोट मैक्सिमम सॉरी फाइनल, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल 0 टू आई नोट जो भी मैं करंट पास करूंगा वो कुछ वर्क करेगा बैक ईएमएफ के अक्रॉस। ठीक है, वो वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वो मेरे पास क्या होगी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मेरे पास ये था सेल्फ इंडक्टेंस। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि कोई दो क्वांटिटीज हैं और उनके म्यूचुअल कुछ बिहेवियर से ईएमएफ डेवलप हो रहा है, करंट डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसे है इसको स्टडी करते हैं। इसमें है मेरे पास दो कॉइल्स हैं, ठीक है, या दो सोलेनोइड्स हैं, नेबरिंग सोलेनोइड्स हैं, ठीक है, पड़ोसी हैं, आसपास ही रहती हैं। तो इनमें क्या होगा, इफेक्ट होगा एक का दूसरे पर। ठीक है, वो इफेक्ट हमें स्टडी करना है। लाइक कि अगर मान लो तुम्हारे नेबर में कोई फ्रेंड है, ठीक है, तुम्हारा लाइक वो कोई गेम प्ले कर रहा है, लाइक अगर मान लो उसका क्रिकेट पसंद है या फुटबॉल पसंद है, उसने कोई पर्टिकुलर गेम सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, उसने तुम्हें इन्फ्लुएंस कर दिया, लाइक तुम उसके नेबर में हो तो मे बी बेस्ट फ्रेंड्स बन गए उसके, उसने तुम्हें इन्फ्लुएंस कर दिया फॉर दैट पर्टिकुलर गेम कि वो फुटबॉल क्रिकेट जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इन्फ्लुएंस होगा एक फ्रेंड का दूसरे फ्रेंड पे। क्यों, क्योंकि वो उसके नेबर में है। ठीक है, अगर कोई मान लो कि फ्रेंड नहीं, कोई मुंबई में है कोई, ठीक है, वो वहां पे कुछ गेम खेल रहे हैं, तुम्हें आइडिया ही नहीं लाइक कौन पर्सन है, क्या गेम खेल रहा है, बट तुम्हारे जो नेबर में है, ठीक है, जो भी फ्रेंड है, तुम्हें आइडिया है लाइक वो क्या गेम प्ले कर रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा मन करेगा कि तुम उससे इन्फ्लुएंस होगे या फिर तुम खुद उसको इन्फ्लुएंस करोगे कि चलो ये गेम खेलते हैं पर्टिकुलर। ठीक है, तो सेम ऐसे ही यहां पर भी म्यूचुअल इंडक्टेंस ये फिनोमेना है। लाइक मेरे पास दो कॉइल्स होंगे या दो सोलेनोइड्स हैं, वो इंटरेक्ट करेंगे कैसे कि एक कॉइल में मैं करंट चेंज करूंगा तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक करेगा और वहां पर एक ईएमएफ डेवलप होगा। ये जो फिनोमेना है ये हो गया म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो इसको स्टडी करते हैं। इसमें है
ये बैटरी से कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और इसमें मैं करंट पास कर रहा हूं आई। और इससे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। जब मेरे पास की क्लोज नहीं है तो गैल्वेनोमीटर ने कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, बट मैं जैसे ही की को क्लोज करूंगा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा और यहां पर मेरे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सोलेनोइड के क्रॉस, फर्स्ट सोलेनोइड के क्रॉस, मैं दोनों सोलेनोइड्स का ये हो गया मेरे पास एक्सेस, फर्स्ट सोलेनोइड के मैं कंसीडर कर लेता हूं N1, स्मॉल n1, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर फर्स्ट सोलेनोइड। लेंथ में दोनों के लिए n कंसीडर कर लेता हूं, L लेंथ है दोनों सोलेनोइड्स का। फर्स्ट में नंबर ऑफ टर्न्स है N1, सेकंड में नंबर ऑफ टर्न्स है N2, तो स्मॉल n फॉर फर्स्ट इज N1 by L एंड स्मॉल n2 इज कैपिटल N2 by L। स्मॉल n1 एंड स्मॉल n2 आर द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ for first and second coils respectively, hence and current I is flowing through the first solenoid only। ठीक है, तो फर्स्ट सोलेनोइड में करंट पास किया है तो इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कोयल के साथ इंटरेक्ट करेगा और सेकंड कोयल के पास लूप है, उसके पास एरिया है, तो मैं कंसीडर कर लेता हूं ए इस एरिया ऑफ द लूप for which the magnetic field is interacting। मतलब मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कोयल के लूप के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा है और वहां पर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस। ठीक है, वो मेरे पास जो फिनोमेना होगा, ये फिनोमेना है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इसको मैं डिफाइन कर देता हूं। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द फिनोमेना, mutual induction is the phenomena of producing EMF in one coil due to change of current in neighboring coil। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल। ठीक है, ये जो फिनोमेना है ये म्यूचुअल इंडक्शन है। यहां पर ये हुआ कि जब करंट पास किया तो पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, ये इंटरेक्ट करेंगे सेकेंड लूप के थ्रू, सेकेंड कॉइल के लूप के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप के थ्रू इंटरेक्ट कर रही हैं, तो यहां पर क्या होगा, फ्लक्स। अब मेरे को स्टडी करना है यहां पर फर्स्ट कॉइल में, मैं कंसीडर कर लेता हूं मैंने कुछ I1 करंट फ्लो किया है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कॉइल है तो फर्स्ट कॉइल के लिए मैंने I1 रख लिया सब टर्म्स को, लाइक कैपिटल N1, स्मॉल n1 और ये I1। ठीक है, अब मेरे पास है ये फिनोमेना है म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसमें स्टडी करते हैं कि व्हेन वी पास द करंट when you pass the current through first coil या first solenoid, through first coil solenoid, then magnetic field
due to this is B1 and which is equals to mu naught N1 I1. This is the magnetic field of first solenoid when we pass the current I1 through it. ठीक है, और जो करंट भी कैसा है, वेरिएबल करंट. नेक्स्ट, this magnetic field will interact the area of the second coil और second solenoid. ये magnetic field जो second coil है या solenoid जो उसके नेबर में है उसके थ्रू इंटरेक्ट करेगा. ठीक है, this magnetic field B1 will interact through area of second solenoid or loop, and hence we can say that flux is changing या फिर फ्लक्स इज डेवलप्ड अक्रॉस द सेकेंड कॉइल. इस टर्म को ध्यान से देखना. phi2 1 का मतलब है जो फर्स्ट टर्म है सेकेंड, इसका मतलब फ्लक्स थ्रू सेकेंड लूप ड्यू टू द करंट पास थ्रू द फर्स्ट. मतलब phi2 1 हो गया फ्लक्स associated with coil solenoid 2 when current is passed in coil first. ठीक है, और ये वैल्यू क्या होगा, phi2 1 होगा मेरे पास phi2 1 phi क्या है मेरे पास, NBA. n कौन सा, सेकंड के लिए, तो वो मेरे पास क्या होंगे N2. B किसका, फर्स्ट का. ठीक है, तो ये हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने फर्स्ट में करंट पास किया, तो B1 इनटू में एरिया किसका, सेकंड का, वो मैंने क्या कंसीडर किया था, स्मॉल a. ठीक है, देखो ध्यान से, देखो स्टूडेंट्स, ये है ना स्मॉल a, ये क्या होगा, एरिया ऑफ द लूप. कौन सा लूप, सेकंड. ये मेरे पास हो गया यहां पर phi2 1 इस B1 इंटू ए, एंड मेरे को आइडिया है कि N2 B1 क्या है, म्यू नोट N1 I1 इंटू में ए. ये हो गया फ्लक्स ऑफ सेकेंड व्हेन करंट इज पास थ्रू द फर्स्ट. तो मेरे पास ये हो गया फ्लक्स. अब मेरे पास है यहां पर EMF बैक विच इज इक्वल्स टू माइनस d phi2 1 बाई dt. तो माइनस ऑफ d बाई dt phi2 1, ये हो गया N2 म्यू नोट N1 I1 इंटू में ए. और मैं यहां पे क्या करूंगा, इन वैल्यूज को कांस्टेंट को बाहर रख देंगे, तो यहां पर हो गया माइनस N2 भी कांस्टेंट है, म्यू नोट भी कांस्टेंट है, N1 भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, बट जो करंट है फर्स्ट के थ्रू वो चेंज कर रहा है. तो EMF बैक is equals to माइनस N2 म्यू नोट N1 A di1 बाई dt. ठीक है, तो मेरे पास ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. और यहां पे भी सेम, अकॉर्डिंग टू हेनरी द फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंड कॉइल एंड अकॉर्डिंग टू हेनरी the flux linked with second coil due to change in current in first coil
is directly proportional to the current passing through first coil. Means कि phi 2 1 is directly proportional to the I1. Means कि flux linked with the second coil due to the current passing through the first is directly proportional to the current passing through first. मतलब जो सेकंड का फ्लक्स होगा सेकंड कॉइल के थ्रू जो इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो इंटरेक्ट कर रहा है एरिया के थ्रू, उससे जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो डिपेंड करेगा जो फर्स्ट कॉइल है उसमें मैं करंट क्या पास कर रहा हूं. अगर मैं करंट का वैल्यू जो वेरिएबल करंट है उसकी वैल्यू में इंक्रीज कर दूं तो मेरे पास phi 2 1 क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. क्यों? क्योंकि ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैं यहां पर रिमूव करूंगा. phi 2 1 is M21 I1 where M21 is the coefficient of mutual induction, where M21 is the coefficient of mutual inductance or constant of proportionality, क्योंकि phi 2 1 is directly proportional to the I1. ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो ये हो गया M21 is the coefficient of mutual induction. तो मेरे पास यहाँ पे है phi 2 1 is M21 I1 और मेरे को पता है EMF back in the second is माइनस डी बाई डी टी ऑफ phi 2 1. phi 2 1 का वैल्यू प्लेस करेंगे तो माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ M21 I1. ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, माई M21 कांस्टेंट है उसको मैं डिफरेंशिएशन से बाहर रख दूंगा तो EMF बैक इस माइनस M21 DI1 बाई dt. ये हो गया मेरे पास सेकेंड इक्वेशन. अब मैं क्या करूंगा, यहां पर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं. फर्स्ट में है EMF बैक इस माइनस N2 म्यू नोट N1A. ये हो गया माइनस फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं. By comparing equation first and equation second, ये हो गया माइनस ऑफ म्यू नोट N1A N2 DI1 बाई dt is equals to माइनस ऑफ M21 DI1 बाई dt. माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट दोनों साइड में, di1 बाई dt से di1 बाई dt कैंसिल आउट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में. हेंस M21 is equals to म्यू नोट N1 N2A. M21 is म्यू नोट N1 N2 into में A. ठीक है, मेरे पास ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर सेकंड कॉइल ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू द फर्स्ट. ये देखो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, म्यू नोट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ये इस वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है. N1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द फर्स्ट कोइल या फर्स्ट सोलेनॉइड. N2 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंड सोलेनॉइड. ठीक है, और A एरिया ऑफ द लूप थ्रू विच मैग्नेटिक फील्ड इज इंटरेक्टिंग. अब मैं यहां से इसको स्लाइटली चेंज भी कर सकता हूं थोड़ा सा. लाइक मेरे पास है M21 इज म्यू नोट N1 N2A.
और हमें पता है कि स्मॉल n1 इज नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट टू द लेंथ l एंड स्मॉल n2 इज नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंड टू द लेंथ l। तो मैं इन वैल्यूज को रिप्लेस भी कर सकता हूं, लाइक m21 इज म्यू नोट n1 n2a by l, और m21 इज म्यू नोट n1 और कैपिटल N2 को रिप्लेस कर सकते हैं n2 इंटू एल, म्यू नोट n1 n2 a l। हाँ ये हो गया n2 में इंटू में l। तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन मतलब कि म्यू नोट कैपिटल N1 कैपिटल N2 a बाई l और म्यू नोट स्मॉल n1 स्मॉल n2 a इंटू l, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के। ठीक है, अगर मैं मीडियम चेंज कर दूं, ठीक है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है वो चेंज कर जाएगा। कैसे? चाहे सेल्फ इंडक्टेंस हो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, दोनों केस में मेरे को पता है कि म्यू आर इज म्यू बाई म्यू नोट। रिलेटिव परमेबिलिटी इज परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये हो गया मेरे पास परमेबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसलिए मेरे पास यहां पर क्या होगा, और म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी। मैं रिप्लेस कर सकता हूं कि म्यू इज इक्वल्स टू म्यू आर म्यू नॉट से। ये हो गया मीडियम के लिए। ठीक है, ये म्यू किसके लिए है, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम के लिए। अगर मान लो मेरे पास मीडियम है तो मैं इस m की वैल्यू को कैसे रिप्लेस करूंगा, m21 इज इक्वल्स टू म्यू n1 n2 a l। ठीक है, उस वैल्यू से मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। दोनों ही टॉपिक एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनका डेरिवेशन डायरेक्ट आ सकता है, सेल्फ इंडक्टेंस भी और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी। ठीक है, और यहां पर जैसे मैंने डिफाइन किया था 1 हेनरी, उसको बहुत ध्यान से रीड आउट करना, क्योंकि वो भी पूछ सकते हैं लाइक डिफाइन 1 हेनरी। ठीक है, तो ये जो था ना लास्ट में म्यू आर इक्वल्स टू म्यू बाई म्यू नोट, इसको भी अच्छे से रीड आउट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम यहीं पे ओवर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।